गुड आफ्टरनून डियर स्टूडेंट। एमए फोर्थ सेमेस्टर पेपर फर्स्ट ज्योग्राफी ऑफ हेल्थ के अंतर्गत आज हमें पढ़ना है रिप्रोडक्टिव चाइल्ड केयर। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन कार्यक्रम के अंतर्गत भारत ने अपना प्रमुख कार्यक्रम RMNCH+A कार्यक्रम वर्ष 2013 में प्रारंभ किया। इस मिशन का उद्देश्य था कि दूर दराज के क्षेत्रों में अधिक से अधिक लोगों को स्वास्थ्य संबंधी सुविधाएं उपलब्ध कराना। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन प्रजनन, मातृ, शिशु, बाल और किशोर हेतु यह कार्यक्रम व्यापक रूप से संचालित कर रहा है और जो बाल स्वास्थ्य और पोषण की स्थिति में सुधार करता है। 5 से कम उम्र नवजात शिशु की स्थिति और मृत्यु दर तथा कुपोषण आदि का भी ध्यान इस स्कीम के तहत रखा जाता है। द ग्लोबल बर्डन ऑफ डिसीज पर प्रकाशित लैंसेट रिपोर्ट के निष्कर्षों के अनुसार स्वास्थ्य सुविधाओं की गुणवत्ता और पहुंच के संदर्भ में भारत 195 देशों में 145वें स्थान पर है। इस मामले में अपने पड़ोसी देश बांग्लादेश, चीन, भूटान से काफी पीछे है और 1990 की दशक की तुलना में यदि हम स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से भारत में देखें तो काफी सुधार हुआ है। आइए हम देखें कि RMNCH+A है क्या। सहस्त्राब्दी विकास लक्ष्य 4 एवं 5 को प्राप्त करने के लिए या मिलेनियम गोल 4 और 5 के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए भारत ने एक रणनीति तैयार की है और 12वीं पंचवर्षीय योजना में स्वास्थ्य की दिशा में प्रगति की है। RMNC एक रणनीति है जिसकी अवधारणा है कि उपरोक्त विकास में निरंतरता बनाए रखे, जिससे व्यापक रूप से सभी वर्ग, जिसमें प्रजनन वर्ग, मातृ वर्ग, नवजात शिशु वर्ग, बच्चे और किशोर विशेषकर के स्वास्थ्य को सुरक्षित रखने के उद्देश्य से यह योजना बनाई गई है। यह व्यक्ति के जीवन चक्र पर केंद्रित है, जिसे दृष्टिगत रखते हुए बेहतर स्वास्थ्य सुविधा प्रदान की जाने की रणनीति है। अब हम देखेंगे सेकंड स्लाइड में कि यहाँ पर जो प्लस का साइन डिनोट किया गया है उसका अर्थ क्या है। तो प्लस का साइन खास करके एक विशेष जीवन चक्र को लोगों के सामने प्रस्तुत करता है और जिसमें किशोरावस्था को यहाँ पर फोकस किया गया है। तो यहाँ पर यदि हम देखें तो मातृ और शिशु स्वास्थ्य को प्रजनन स्वास्थ्य, परिवार नियोजन, किशोर स्वास्थ्य, HIV, लिंग और गर्भधारण पूर्व एवं प्रसूति पूर्व निदान तकनीकियों से जोड़ना इनका मुख्य उद्देश्य था। दूसरा कि गृह एवं समुदाय आधारित सेवाओं को सुरक्षित कर विभिन्न सुविधा आधारित देखभाल से जोड़ना है तथा प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक स्वास्थ्य संबंधी जो सुविधाएं हैं उनके मध्य संयोजन, रेफरल तथा काउंटर रेफरल को सुनिश्चित करना है। यहाँ पर ये हम यदि देखें तो जो मैटरनल चाइल्ड हेल्थ इंटीग्रेटेड प्रोग्राम है, ये प्रोग्राम इंटरनेशनल लेवल पे बहुत सारे संस्था हैं जो इस पर कार्य कर रहे हैं और ये संस्था राज्य सरकार और केंद्र सरकार से मिलकर इस दिशा में स्वास्थ्य के लिए बेहतर प्रयास कर रहे हैं। तो चलिए आइए हम देखें कि कौन कौन सी संस्था है। उसमें है USAID या जिसको हम यूनाइटेड स्टेट एजेंसी इंटरनेशनल डेवलपमेंट के नाम से पुकारते हैं, यूनिसेफ है और यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड है और नॉर्वे इंडिया पार्टनरशिप इनिशिएटिव एक संस्था है जो समय समय पर मैटरनल चाइल्ड हेल्थ पर कार्य करती है। अब हम देखेंगे कि ये जो कार्यक्रम है इससे मिलता जुलता कार्यक्रम पहले भी भारत में स्कीम चल रही थी। तो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड यदि हम देखें
तो हम देखते हैं कि 1950 में एमसीएच अर्थात मैटरनल चाइल्ड हेल्थ, जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के आधारभूत कार्य के रूप में था। 1952 में यदि हम देखें तो नेशनल फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम, 1966 में ऑल इंडिया हॉस्पिटल पोस्टमार्टम प्रोग्राम, 1977 में नेशनल फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम, 1992 में नेशनल चाइल्ड सर्वाइवल एंड सेफ मदरहुड प्रोग्राम, 1997 में आरसीएच फेज 1 अर्थात रिप्रोडक्टिव चाइल्ड हेल्थ फेज 1 1997 से 2005 के बीच संचालित हुआ, और 2005 में ही नेशनल रूरल हेल्थ मिशन लॉन्च किया गया, और जिसका मेन मकसद था कि आरसीएच प्रोग्राम को स्ट्रेंथ प्रदान करना। 2005 में पुनः आरसीएच फेज 2 स्कीम लाया गया, और जो 2005 से 2012 के बीच संचालित हुआ, और इसी बीच 2013 में RMNCH+A जो स्कीम है उसको लॉन्च किया गया, और जिसका मुख्य उद्देश्य था कि एक जीवन का जो साइकिल होता है उसमें विशेष रूप से किशोरावस्था को विशेष रूप से ध्यान दिया जाए, ताकि जीवन का साइकिल सही तरीके से संचालित हो। अब हम देखेंगे कि टुवर्ड रिप्रोडक्टिव हेल्थ अप्रोच, इसमें हम देखते हैं कि एक कॉन्फ्रेंस हुआ, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस, जो 1994 में कायरो में हुआ, और जिसका सब्जेक्ट था पॉपुलेशन डेवलपमेंट। और ये सब्जेक्ट इसलिए रखा गया, विश्व स्तर यहाँ पर 2 कंपोनेंट को ऐड किया गया है, जिसमें एडोलेसेंट हेल्थ और ट्रीटमेंट ऑफ RTIS एंड STIS। RTIS मतलब रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शंस और सेक्सुअल ट्रांसफॉर्मर इन्फेक्शन। इस तरह से ये दो जो उपचार है किसके लिए रखा गया, जो किशोर अवस्था के स्वास्थ्य है उनको ध्यान में रखते हुए, और किशोर अवस्था में कुछ उनकी आवश्यकता है, उन आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए इस तरह के प्रचार, शिक्षा और परामर्श इस स्कीम के अंतर्गत दिया गया। रिप्रोडक्टिव चाइल्ड हेल्थ जो पैकेजेस हैं, उसकी जो सर्विसेज हैं उसको यदि हम देखें तो उसमें पहला है मैटरनल हेल्थ, दूसरा है न्यूबॉर्न एंड चाइल्ड हेल्थ, एलिजिबल कपल, रिप्रोडक्टिव एज वुमेन्स, एडोलेसेंट हेल्थ, BCC एंड काउंसलिंग। इस तरह से इन चीजों को इसमें ध्यान में रखा गया है। रिप्रोडक्टिव चाइल्ड हेल्थ फेज 2 जो 1 अप्रैल 2005 को स्कीम लाया गया, और जिसके कुछ एम और गोल्स थे। इसके मुख्यतः 2 एम्स थे। इस 2 एम्स को यदि हम देखें तो उसमें पहला था इनका कि जो IMR है, MMR है और TFR है। IMR मतलब इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट एंड टोटल फर्टिलिटी रेट, तीनों को रिड्यूस करना, डिक्लाइन करना इनका मुख्य उद्देश्य था। और दूसरा है इंक्रीज ऑफ CPR एंड इम्यूनाइजेशन कवरेज को बढ़ाना। इनके लक्ष्य थे, इनका पहला लक्ष्य था कि 2001 से 2011 के मध्य जो दशकीय वृद्धि हुई है 16.2%, उसे कम करना या रिड्यूस करना। दूसरा लक्ष्य था कि IMR जो है उसको भी रिड्यूस करना, जो 2010 में 1000 जो जन्मे बच्चे हैं उनके पीछे 30 था, जिसको 30 से कम करना इसका मुख्य उद्देश्य था। रिड्यूस MMR है, रिड्यूस TFR है और इंक्रीज CPR है। CPR जिसको 65% लाना और इम्यूनाइजेशन कवरेज को 100% तक ले जाना है। और इसके अलावा NC को 89% और रूरल इंस्टीट्यूशनल डिलीवरीज को 80% तक लाना इसका मुख्य मकसद था। अब हम देखेंगे कि रिप्रोडक्टिव चाइल्ड हेल्थ सेकेंड फेज के जो उद्देश्य हैं, ऑब्जेक्टिव्स हैं, वो उसको 3 भागों में बांटा गया है। पहला इमीडिएट ऑब्जेक्टिव्स, दूसरा है मीडियम टर्म्स ऑब्जेक्टिव्स, तीसरा है लॉन्ग टर्म्स ऑब्जेक्टिव्स। पहला है इमीडिएट ऑब्जेक्टिव्स के अंतर्गत देखें तो इम्प्रूव रूटीन इम्यूनाइजेशन, जो टीकाकरण है उसको रूटीन में
बढ़ाना, सभी तक पहुंचाना। दूसरा है रिड्यूस द अनमेट नीड फॉर कंट्रसेप्शन। इस दिशा में यदि हम देखें तो छत्तीसगढ़ इस दिशा में कार्य कर रहा है और ये अग्रसर है इस दिशा में। तीसरा है प्रोवाइड एन इंटीग्रेटेड सर्विस डिलीवरी फॉर बेसिक रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर। अर्थात कुल मिला के जो रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर है उसको कंप्रिहेंसिव और इंटीग्रेटेड सर्विस प्रोवाइड करना इनका त्वरित उद्देश्य है। दूसरा है मीडियम टर्म्स ऑब्जेक्टिव्स, जिसके अंतर्गत टीएफआर को रिप्लेसमेंट लेवल पे लाना, और रिप्लेसमेंट लेवल की यदि हम बात करते हैं तो ये 2.1 है, जहां तक लेके आना मुख्य उद्देश्य है। लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स में यदि हम देखें तो पॉपुलेशन स्टेबलाइजेशन है, अर्थात जनसंख्या के स्थिरीकरण पर विशेष रूप से ध्यान दिया जा रहा है। आइए हम देखें कि जो टोटल फर्टिलिटी रेट है उसका इंडिया में क्या डिस्ट्रीब्यूशन है, और जो रीजनल डिस्ट्रीब्यूशन है, रीजनल डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न है, यदि हम उसको देखें तो हमें इस प्रकार दिखाई पड़ रहा है कि 2017 में जो टोटल फर्टिलिटी रेट था 2.3 था, और उसको आधार मानते हुए इंडिया को 3 लेवल पे बांटा गया है: लो फर्टिलिटी रेट, मीडियम फर्टिलिटी रेट एंड हाई फर्टिलिटी रेट। लो फर्टिलिटी रेट जो 2.3 से अबव हो, सॉरी, लो फर्टिलिटी रेट जो 1.9 से बिलो हो, और मीडियम फर्टिलिटी रेट जो 1.9 से 2.3 के बीच हो, और हाई फर्टिलिटी रेट जो अबव 2.3 हो। तो यहाँ पर यदि हम देखें तो हमें ये दिखाई पड़ रहा है कि जो रेड कलर है वो हाई फर्टिलिटी रेट को बता रहा है, ब्लू कलर वो लो फर्टिलिटी रेट को बता रहा है, और येलो कलर मीडियम फर्टिलिटी रेट को बता रहा है। तो यहाँ पर यदि डिस्ट्रीब्यूशन हम देखते हैं तो मिडिल इंडिया और पूर्वांचल जो राज्य है उसमें आसाम विशेषकर वो हाई फर्टिलिटी रेट के अंतर्गत है, जबकि पंजाब, हिमाचल प्रदेश, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और केरल तथा पश्चिम बंगाल को यदि हम देखें तो ये लो फर्टिलिटी रेट के अंतर्गत आ रहा है, और शेष राज्य जो हैं जिसमें जम्मू कश्मीर, उड़ीसा, कर्नाटक और हरियाणा जो है वो किसके अंतर्गत आ रहे हैं? मीडियम फर्टिलिटी रेट के अंतर्गत। और इस तरह से भारत का ध्यान जो टीएफआर है उसको जो 2.1 के लेवल पे लाना मुख्य उद्देश्य है, और इसी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए भारत विशेष रूप से इस दिशा में कार्य कर रहा है। रिप्रोडक्टिव चाइल्ड हेल्थ सेकेंड फेज जो है उसमें फ्लैगशिप प्रोग्राम है जो खास करके नेशनल रूरल हेल्थ मिशन के अंडर में काम करता है, और ये 1 अप्रैल 2005 को लॉन्च हुआ था। इसकी कुछ फोकस है, जिसमें पहला है यदि हम देखें तो इसमें एसेंशियल ऑब्स्टेटिक केयर है, और जिसको 2 भागों में बांटा गया है: इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी और दूसरा है डिलीवरी बाय एसबीए। एसबीए मतलब स्किल्ड बर्थ अटेंडेंट से हमारा आशय है, और ये दोनों सुविधाएं एसेंशियल ऑब्स्टेटिक केयर के अंतर्गत दिया जाता है। दूसरा इमरजेंसी ऑब्स्टेटिक केयर के अंतर्गत देखें तो इसमें हम ये देखते हैं कि जो फर्स्ट रेफरल यूनिट है उसको इसके अंतर्गत लिया गया है। पीएससी जो 24/7 आवर्स डिलीवरी सर्विसेज देता है और सारी सुविधाएं वहां पर उपलब्ध होती हैं। और एसेंशियल जो न्यूबॉर्न केयर है वो केयर कॉर्नर भी, या सिक जो न्यूबॉर्न है उसके लिए वो सारी सुविधाएं फैसिलिटी कहाँ पर होती है? इन स्थानों पर दी जाती है। नेक्स्ट है कंपोनेंट ऑफ रिप्रोडक्टिव चाइल्ड हेल्थ फेज 2। यदि हम देखें तो उसमें प्रमुख कंपोनेंट है पॉपुलेशन स्टेबलाइजेशन है, मैटरनल हेल्थ है, IMCI है, एडल्सेंट हेल्थ है, कंट्रोल ऑफ RTIS, STIS है, अर्बन हेल्थ है, और ट्राइबल हेल्थ को इसके अंतर्गत सम्मिलित किया गया है। अब हम देखेंगे कि व्हाट इज RMNCH क्या है ना? तो RMNCH क्या है यदि हम उसकी बात करते हैं तो यहाँ पर हम ये देखते हैं कि RMNCH जो खास करके यदि हम देखें
तो ये जो है एक कंप्रिहेंसिव सर्विस प्रोवाइड करने की स्ट्रेटेजी है, और ये खास करके जो नेशनल रूरल हेल्थ मिशन है उसके अंडर ये स्कीम है। और ये जो स्कीम है विशेषकर यदि हम देखें तो ये जो स्कीम है वो खास करके जो मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ है और उसको विशेष रूप से फोकस करता है। एडल्सेंट हेल्थ को भी ये विशेष रूप से फोकस करता है। और कहने का मतलब ये है कि मातृत्व एवं बाल स्वास्थ्य अकेले विकसित नहीं हो सकता है जब तक किशोरावस्था के स्वास्थ्य को आधार नहीं बनाया जाए, और साथ ही परिवार नियोजन कार्यक्रम पर भी जोर देना आवश्यक है। इसके अलावा ये देखें कि ये जो रणनीति है जीवन के स्वास्थ्य को उत्तम बनाने के लिए जीवन चक्र के दौरान सभी वर्ग को ध्यान रखना इसका मुख्य उद्देश्य है। और ये खास करके ये सारे उद्देश्य इसलिए है क्योंकि यह स्वास्थ्य संबंधी उत्तम सुविधाएं देना चाहती है और उत्तम प्रभाव भी उसका प्राप्त करना चाहती है। तो यह जो रणनीति है उपरोक्त समूह के लिए निरंतर स्वास्थ्य देखभाल पर आधारित है, निरंतर स्वास्थ्य देखभाल पर आधारित है, जिसमें वो सारे पांचों वर्ग इसके अंतर्गत सम्मिलित है। तो वो 5 वर्ग कौन है यदि हम देखें तो उसमें हम देखते हैं नवजात शिशु, बालक वर्ग, किशोरावस्था, प्रजनन अवस्था और मातृत्व। ये 5 वर्ग हैं जिनको विशेष रूप से स्वास्थ्य सुविधाएं दी जाती है और जिससे ये जीवन साइकिल सही तरीके से संचालित हो। नेक्स्ट है अब हम बात करेंगे, पहले भी हमने इसको देखा था, प्लस डिनोट्स जो है प्लस ए जो यहाँ पर RMNCH के अंतर्गत लिया गया है। तो प्लस ए का अर्थ क्या है और ये क्यों है? जैसा कि पिछले स्लाइड में मैंने बताया था कि पिछले स्लाइड में ये एक जीवन चक्र को पूरी तरह से प्रोटेक्ट करता है और जिसमें विशेषकर किशोरावस्था के स्वास्थ्य पर ये विशेष रूप से ध्यान रखता है। और एक विशिष्ट चरण के रूप में किशोरों को इस स्कीम के अंतर्गत शामिल किया गया है। उसी तरह से मातृत्व एवं बाल स्वास्थ्य, प्रजनन स्वास्थ्य को जोड़ना और अन्य घटक के रूप में परिवार नियोजन को भी इसके अंतर्गत शामिल करना इनका उद्देश्य है। और विभिन्न जो स्तर के स्वास्थ्य सुविधाएं हैं जो आधारभूत स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए रेफर कर सकते हैं, ऐसे समुदायों को जोड़ना इसका मुख्य अर्थ है, जिसमें विशेषकर घर से हॉस्पिटल तक सुविधाएं भी उपलब्ध कराना यह इस स्कीम का उद्देश्य है। अब देखेंगे कि नेक्स्ट है जो न्यू इंटरवेंशन की बात हम करते हैं। तो न्यू इंटरवेंशन में यदि हम देखते हैं तो न्यू इंटरवेंशन में जिसकी हम बात कर रहे हैं वो ये है कि बेसिक जो इमरजेंसी ऑब्स्टेटिक केयर है, बेसिक इमरजेंसी ऑब्स्टेटिक केयर है वो कैसा होना चाहिए? तो बेसिक इमरजेंसी ऑब्स्टेटिक केयर के अंतर्गत यदि हम देखें तो एक बेसिक रेफरल यूनिट हो और नियोनेटल केयर हो, ये इसके अंतर्गत होना चाहिए। दूसरा यदि हम देखें कंप्रहेंसिव इमरजेंसी ऑब्स्टेटिक केयर के अंतर्गत, तो कंप्रहेंसिव ऑब्स्टेटिक केयर के अंतर्गत हम ये देखते हैं कि एवरीथिंग रिलेटेड टू मदर एंड चाइल्ड, मतलब माता और बच्चे को जो स्वास्थ्य संबंधी सारी सुविधाएं मिलनी चाहिए वो इस इमरजेंसी ऑब्स्टेटिक केयर के अंतर्गत मिलती है। कि एक पर्टिकुलर जो न्यूबॉर्न चाइल्ड है उसके लिए सिक रूम हो और बेसिक एक जो लेबर रूम हो, ऑपरेशन थिएटर हो, ये सारी सुविधाएं किसमें होती है? कंप्रहेंसिव इमरजेंसी ऑब्स्टेटिक केयर के अंतर्गत। तीसरा है फैसिलिटी बेस्ड न्यूबॉर्न केयर, अभी मैंने बताया। जननी सुरक्षा योजना, जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम, विलेज हेल्थ एंड न्यूट्रिशन डे,
और इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट ऑफ न्यूनेटल एंड चाइल्डहुड इलनेस को भी इसके अंतर्गत शामिल किया गया है। ये नए स्कीम के अंतर्गत नया इंटरवेंशन है। अब हम देखेंगे कि जो RMNCH+A का जो गोल्स और टारगेट है वो क्या है। तो गोल्स में यदि हम देखें तो ये मुख्यतः IMR, MMR और TFR को रिड्यूस करना इसका मुख्य गोल्स है, और इसके लक्ष्य है कि इसको कम से कम हम करें। और जैसे कि यहाँ पर दिया है कि 2017 में जो IMR था वो 25 था, उसको 25 से नीचे लाना इनका लक्ष्य रखा गया है। तो इस तरह से मुख्य जो लक्ष्य है IMR, MMR और TFR को रिड्यूस करना। अब हम देखेंगे चाइल्ड हेल्थ इंडिकेटर्स हैं जो SRS 2012 और 17 के अनुसार है। उसमें IMR की स्थिति को देखें, टेम्पोरल जो एनालिसिस यदि हम करें तो टेम्पोरल एनालिसिस में हम देखते हैं कि जहां 2012 में 42 थे वही 2017 में 33 हो गए, और निरंतर इसमें हमें कमी होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। अगर ये जो कमी है उसकी एनालिसिस करें तो हमें ये दिखाई पड़ रहा है कि 2012 और 13 में ये 2 पॉइंट डिक्लाइन हुआ था IMR, 2013-14 में 1 पॉइंट डिक्लाइन की स्थिति दिखाई पड़ रही, 2014-15 में 2 पॉइंट डिक्लाइन की स्थिति दिखाई पड़ रही है, और 15-16 में 3 पॉइंट डिक्लाइन की स्थिति दिखाई पड़ रही है। उसी तरह से परसेंटेज ऑफ डिक्लाइन इन IMR यदि हम देखें तो 2012-13 में 4.8 था, जबकि 2016-17 में ये घट के कितना हो गया 2.9 हो गया, और सबसे अधिक कब था 2015-16 में 8.11 था। 2016 में न्यूनेटल मोर्टेलिटी रेट यदि हम देखें तो 24 था, 2017 में 23 था, और डिक्लाइन 0.1 था। कंपाउंड एनुअल जो चेंजेस हैं वो हम देखते हैं -4.2% था। 2016-17 में इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट देखें तो 16 में 34 था, 17 में घट के 33 हो गया, और 0.1 पॉइंट डिक्लाइन हुआ। और कंपाउंड एनुअल चेंजेस यदि हम देखें तो -2.9 था। उसी तरह से अंडर 5 मोर्टेलिटी रेट यदि हम देखें तो 2016 में 39 था, 17 में 37 हो गया, और डिक्लाइन 0.2 था, और कंपाउंड एनुअल चेंजेस जो हैं -5.1 हुआ। चाइल्ड हेल्थ इंडिकेटर यदि हम देखें करंट पोजीशन और नेशनल हेल्थ प्लानिंग टारगेट के अंतर्गत देखें तो IMR या इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट देखें करंट में 33 था, और 2019 में टारगेट रखा गया था 28 नेशनल हेल्थ प्लानिंग के तहत। नेशनल न्यूनेटल मोर्टेलिटी रेट यदि हम देखें करंट 23 था, और नेशनल हेल्थ पॉलिसी टारगेट के अंतर्गत रखा गया 225 में 16 तक लाने का। अंडर 5 मोर्टेलिटी रेट यदि हम देखें 37 है, और 2025 तक 23 लाने का टारगेट रखा गया। उसी तरह से करंट स्टेटस ऑफ की RMNCH+A यदि हम देखें तो मैटरनल मोर्टेलिटी रेट या रेशियो जिसको हम कहते हैं SRS 2015-17 के अनुसार देखें तो करंट स्टेटस बता रहा है 122। नेशनल हेल्थ पॉलिसी का टारगेट था 2020 तक 100 पे लाने का, और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स 2030 का टारगेट है बिलो 70 तक लाने का। 2030 में 70 से कम लाने का टारगेट रखा गया है। उसी तरह से नियोनेटल मोर्टेलिटी रेट यदि हम देखें तो ये 23 है, 2025 में 16 लाने का है, और जबकि SDG के अनुसार ये इसे 12 से कम करने का है। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट देखें करंट स्टेटस 33 है, NHP के अनुसार टारगेट देखें तो 2019 में 28 तक लाने का था, और अंडर 5 मोर्टेलिटी रेट यदि हम करंट स्टेटस में देखें तो 37 है। नेशनल हेल्थ पॉलिसी टारगेट के अनुसार देखें 2025 तक 23 तक लाने का है, और जबकि SDG के अनुसार देखें 2030 में 25 या 25 से कम लाने का है। टोटल फर्टिलिटी रेट देखें 2.2 है करंट में, और नेशनल हेल्थ पॉलिसी टारगेट के अनुसार इसको रिप्लेसमेंट लेवल में लाना है, अर्थात 2.1 के पास लेकर आना है। ये इसका मुख्य टारगेट है। अब हम देखेंगे कि मोस्ट कॉमन कॉजेस ऑफ मैटरनल डेथ इन इंडिया
मातृ जो मृत्यु दर है उसके पीछे कारण क्या है, तो उसमें सबसे बड़ा कारण यदि हम देखते हैं तो यहाँ पर हेमरेज दिखाई पड़ रहा है 34%। और उसी तरह से जो अन्य कारण है, अबॉर्शन है ना, अदर्स जो फैक्टर्स हैं, ये सारे मिलके, सेप्सिस है, ये सारे मिलके इसको मोर्टिलिटी रेट को बढ़ाते हैं, या मैटरनल मोर्टिलिटी, डेथ इनके कारण होता है। नेक्स्ट यदि हम देखें कॉजेज फॉर अंडर 5 चाइल्ड डेथ इन इंडिया, इसके क्या क्या कॉजेज हैं इसमें इस डायग्राम में दिया हुआ है। और सबसे अधिक यदि हम देखें तो किसके कारण, पार्टम के कारण, और दूसरा है निमोनिया के कारण क्या हो रहा है, डेथ हो रहा है। उसी तरह से कॉजेज ऑफ डेथ इन चिल्ड्रन अंडर 5 ईयर्स, प्रति वर्ष 8 मिलियन लोग इससे डेथ होती है। और इसको दो भागों में बांटा है, न्यूबॉर्न जो 41% है, और चिल्ड्रंस जो 59%। न्यूबॉर्न मतलब जो 1 साल से कम के हैं, और चिल्ड्रंस मतलब 5 साल के नीचे, तो इसको इसके अंतर्गत सम्मिलित किया गया है। चलिए आइए हम देखें रीजनल डिस्ट्रीब्यूशन क्या है। क्या हमको एक विविधता दिखाई पड़ रही है भारत में, किसके संदर्भ में, अंडर 5 मोर्टिलिटी रेट के संदर्भ में 2000 में क्या पोजीशन है और 2010 में क्या पोजीशन है। 2000 में यदि हम देखें तो मिडिल इंडिया पूरी तरह से, मिडिल और ईस्टर्न इंडिया को यदि हम देखें तो पूरी तरह से जो मोर्टिलिटी रेट है वो हाई है, और उत्तर में जम्मू कश्मीर में हाई दिखाई पड़ रहा है। जबकि 2017 में यदि हम देखें तो मिडिल इंडिया, यहाँ डार्क कलर दिखाई पड़ रहा है, यहाँ लाइट कलर दिखाई पड़ रहा है। मिडिल इंडिया में मोर्टिलिटी रेट में थोड़ी कमी आई है, अंडर 5 मोर्टिलिटी रेट में। और जबकि दक्षिण में यदि हम केरल में देखें तो मोर्टिलिटी रेट में हमें कमी होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। आइए देखें 2017 में मोर्टिलिटी रेट पर 1000 लाइव बर्थ में यदि हम देखें तो सदर्न जो इंडिया है, साउथ इंडिया है, वहां पर मोर्टिलिटी रेट कम है, जबकि मिडिल इंडिया में मोर्टिलिटी रेट तुलनात्मक रूप से अधिक है। पूर्वांचल में भी अधिक है, केवल अरुणाचल प्रदेश को छोड़ के बाकी जगह हम मोर्टिलिटी रेट देखते हैं वह अधिक है। उसी तरह से 2017 में यदि हम देखें डिस्ट्रिक्ट ग्रुपिंग करते हैं अंडर 5 मोर्टिलिटी रेट एंड एनुअल रेट ऑफ रिडक्शन के आधार पर, तो हमें ये दिखाई पड़ रहा है कि कहाँ पर मोर्टिलिटी रेट अधिक है और कहाँ पर रिडक्शन कम है, मीडियम में है और अधिक है। तो यदि यहाँ पर हम देखते हैं तो हमें ये स्थिति ये दिखाई पड़ती है कि जो ब्राउन कलर है, डार्क ब्राउन कलर, वो हाई मोर्टिलिटी रेट को बता रहा है, और ब्लू कलर लो मोर्टिलिटी रेट को बता रहा है, येलो कलर मीडियम मोर्टिलिटी रेट को बता रहा है। फिर एनुअल रेट ऑफ रिडक्शन यदि हम देखें तो जो ब्राउन कलर है उसकी 3 सेटिंग है, जो डार्क ब्राउन है वो हाई रेट एंड लो ARR को बता रहा है, या एनुअल रिडक्शन रेट को बता रहा है। उससे लाइट जो हाई वो है, क्या कहते हैं, मोर्टिलिटी रेट है, वो मीडियम ARR को बता रहा है। और तीसरा जो है वो थोड़ा लाइट कलर, वो इसको बता रहा है कि हाई मोर्टिलिटी रेट है लेकिन हाई ARR भी है। इस तरह से इसको 3 सेटिंग इसकी यहाँ पर दी गई है, और जिसमें हम देखते हैं कि ये एरिया कौन सा है, आपका राजस्थान, पश्चिमी राजस्थान वाला एरिया है, उत्तर प्रदेश है, खास करके उत्तर प्रदेश, या हम कह सकते हैं कि जो उत्तर भारत का अधिकांश हिस्सा, छत्तीसगढ़ में दक्षिणी छत्तीसगढ़, और उड़ीसा में दक्षिण उड़ीसा, और आसाम का अधिकांश हिस्सा इसके अंतर्गत सम्मिलित है। अब हम मीडियम मोर्टिलिटी रेट के अंतर्गत देखें तो मीडियम मोर्टिलिटी रेट में कौन आ रहा है, येलो कलर, और येलो कलर के भी 3 सेट हमको दिखाई पड़ रहे हैं। यदि हम देखें मीडियम जो मोर्टिलिटी रेट है उसमें लो ARR, वो डार्क कलर बता रहा है, ये डार्क कलर लो ARR या ARR मतलब एनुअल रेट ऑफ रिडक्शन लो है, मोर्टिलिटी रेट मीडियम है। उससे जो लाइट कलर में है इनको यदि हम देखें तो ये किसको बता रहा है, मीडियम मोर्टिलिटी रेट को बता रहा है और मीडियम ARR को बता रहा है। और सबसे जो लाइट है, एकदम लाइट कलर जो दिखाई पड़ रहा है, ये एकदम लाइट कलर, ये किसको बता रहा है, मीडियम मोर्टिलिटी रेट और लो सॉरी हाई ARR को बता रहा है। उसी तरह से यदि हम ब्लू कलर की बात करें, खास करके दक्षिण भारत और पूर्वांचल, जो अरुणाचल प्रदेश वाला हिस्सा है, सिक्किम वाला हिस्सा है, इन स्थानों पर देखें, उत्तराखंड को देखें, और
गुजरात के पश्चिमी हिस्से को देखें तो यहाँ पर हमें ये दिखाई पड़ रहा है कि ये मोर्टिलिटी रेट लो है, और इसको भी डार्क कलर को यदि हम देखें तो लो मोर्टिलिटी रेट के साथ एनुअल रेट ऑफ रिडक्शन भी लो है। और इस तरह से यदि हम देखते हैं तो भारत में जो मोर्टिलिटी रेट है वह उसमें काफी अंतर दिखाई पड़ रहा है, और ये एक स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से एक समस्या बनी हुई है। लेकिन वर्तमान में भारत ने इस दिशा में बहुत अधिक उत्तम प्रयास किया है। अभी और भी इस दिशा में कार्य करने की आवश्यकता है। अब देखेंगे न्यूनेटल मोर्टिलिटी रेट। न्यूनेटल मोर्टिलिटी रेट में यदि हम देखें 2000 में क्या पोजीशन है, डार्क रेड कलर, ये किसको बता रहा है, हाई मोर्टिलिटी रेट को बता रहा है। 2017 में देखें तो ये थोड़ा सा कम हुआ है अभी भी यहाँ पर हाई, लेकिन तुलनात्मक रूप से डार्कनेस कम हुआ है और यहाँ पर मोर्टिलिटी रेट में थोड़ी कमी आई है। और दक्षिण में केरल जो है वो लो मोर्टिलिटी रेट के अंतर्गत है। बाकी अधिकांश इंडिया किसके अंतर्गत है, हाई मोर्टिलिटी रेट के अंतर्गत है। आइए हम देखें 2017 में जो मोर्टिलिटी रेट है पर 1000 लाइव बर्थ में यदि हम देखें तो भारत का जो मिडिल हिस्सा है और आसाम वाला हिस्सा है जहाँ पर हम देखते हैं हाई मोर्टिलिटी रेट है, जबकि दक्षिण भारत में केरल है, तमिलनाडु है, कर्नाटक का दक्षिण पश्चिम हिस्सा है, अरुणाचल प्रदेश है, ये किसके अंतर्गत आते हैं, लो मोर्टिलिटी रेट के अंतर्गत आते हैं। डिस्ट्रिक्ट ग्रुपिंग बाई नियोनेटल मोर्टिलिटी रेट एंड ARR या एनुअल रिडक्शन रेट यदि हम देखें या एनुअल रेट ऑफ रिडक्शन देखें तो हमें किस तरह से दिखाई पड़ रहा है। पिछले हमने स्लाइड में देखा था कलर के संदर्भ में कि ये डार्क ब्राउन कलर है, ये हाई रेट को बता रहा है, ब्लू कलर लो को बता रहा है और येलो कलर मीडियम को बता रहा है। फिर इसके 3 सेटिंग दिए गए हैं जिसमें हाई रेट और लो ARR है, फिर हाई रेट मीडियम ARR है और हाई रेट लो हाई ARR है। उसी तरह से मीडियम रेट हाई ARR है, मीडियम रेट मीडियम ARR है और मीडियम रेट लो ARR है। इस तरह से इसको 3 सेटिंग में विभक्त किया गया है। और इस मैप में यदि हम देखें तो हाई जो मोर्टिलिटी रेट है, नियोनेटल मोर्टिलिटी रेट है, कहाँ पर दिखाई पड़ रहा है, पश्चिमी गुजरात, पश्चिमी राजस्थान, उत्तर भारत में उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश का हिस्सा, दक्षिण छत्तीसगढ़ में दक्षिणी छत्तीसगढ़ का अधिकांश, दक्षिण और पश्चिमी छत्तीसगढ़ का अधिकांश हिस्सा, उड़ीसा में यदि हम देखें तो उड़ीसा का दक्षिण हिस्सा और असम का अधिकांश हिस्सा इसके अंतर्गत सम्मिलित है। और इसके अलावा हम देखते हैं कि दक्षिण भारत में लो मोर्टिलिटी रेट हमें दिखाई पड़ता है। आइए हम देखें कॉजेज ऑफ मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ के संदर्भ में। तो कॉजेज ऑफ मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ के संदर्भ में यदि हम देखते हैं तो हमें ये दिखाई पड़ता है कि यहाँ पर जो कॉजेज हैं वो मोटे तौर पर इसको 3 भागों में बांटा गया है। ये 3 भाग कौन कौन से हैं यदि हम देखें तो यहाँ पर जो डेथ के डिले होने के कारण डेथ हो रही है तो वो उसको 3 भागों में बांटा गया है। पहला है आपका बेहद मात्रा में मातृ एवं शिशु जो मृत्यु है उसके पीछे देर करने का कारण यदि हम देखें तो वो वहां तक पहुंचने में या उसको समझने में हम लेट करते हैं या देर से देखभाल का जो निर्णय लेते हैं उसके कारण ये स्थिति उत्पन्न होती है। उसी तरह से दूसरा यदि हम देखें तो द डिले इन रीचिंग द एप्रोप्रिएट हेल्थ फैसिलिटी, उपयुक्त स्वास्थ्य सुविधा में पहुंच में देर करने के कारण ये स्थिति उत्पन्न होती है। और तीसरा है संख्या में गुणवत्तापूर्ण देखभाल में देर करने से डेथ होती है। और ये 3 कॉजेज हैं जिसके कारण मैटरनल एंड चाइल्ड डेथ होती है। अब हम देखेंगे कॉजेज ऑफ अंडर 5 चाइल्ड डेथ इन इंडिया 2010। इसके पहले भी ये हमने देखा था, लेकिन यहाँ पर मोटे तौर पर बताने का मुख्य मकसद ये है कि ग्लोबली मोर देन 1/3 ऑफ चाइल्ड डेथ आर एट्रीब्यूटेबल टू अंडर न्यूट्रिशन। कुपोषण के कारण
1/3 बच्चे की डेथ होती है। यह भी एक बड़ी समस्या है हमारे सामने। उसी तरह से यदि हम देखें कि जो पेरिनेटल जो पीरियड है उसमें डेथ होती है, तो उसके पीछे कारण क्या है? तो ज़्यादातर यदि हम देखें फेटल ग्रोथ के कारण डेथ होती है, हाइपोक्सिस या हाइपोक्सिया के कारण डेथ होती है, और ये कॉजेज हैं जिसके कारण डेथ होती है। अब हम देखेंगे इम्प्लीमेंटेशन की यदि जब हम बात करते हैं, तो मुख्यतः इसके पहले भी कहा गया है कि +1 इसको बताता है कंटिन्यूम ऑफ केयर, एक साइकिल का। कौन सा साइकिल? जीवन साइकिल, लाइफ साइकिल, जीवन चक्र, या जिसको हम लाइफ साइकिल कहते हैं। और ये लाइफ साइकिल की जब हम बात करते हैं तो इस लाइफ साइकिल में कौन होता है? न्यूनेटल, चाइल्ड, एडल्सेंट, रिप्रोडक्टिव एंड मैटरनल। ये 5 ग्रुप हैं जिनका कंटिन्यू हम क्या करते हैं? हेल्थ संबंधी ख्याल रखते हैं, और ये केयर ही इसके अंतर्गत किया जाता है, जिसको कंटिन्यूम ऑफ केयर के नाम से पुकारा जाता है। और ये इसको 2 तरह से यहाँ पर विभक्त किया गया है, अभी मैंने समझाया जिसको, कि अक्रॉस द लाइफ साइकिल, जिसमें ये ग्रुप है जिसका निरंतर हेल्थ के संदर्भ में ख्याल रखा जाता है। और उसी तरह से अक्रॉस डिफरेंट लेवल ऑफ हेल्थ सिस्टम। तो डिफरेंट लेवल ऑफ हेल्थ सिस्टम यदि हम बात करें तो उसमें खास करके जो एडल्सेंट प्री प्रेगनेंसी लेवल है, प्रेगनेंसी है, बर्थ है, न्यूबॉर्न या पोस्ट नटल केयर है, और चाइल्डहुड केयर है, ये इसका एक स्टेप बाय स्टेप ख्याल रखा जाता है। और साथ ही साथ यदि हम देखते हैं तो इनको जो सर्विस प्रोवाइड की जाती है वो सब सेंटर, फैमिली एंड कम्युनिटी सेंटर, खास करके जो पीएससी है, एसएससी है, और डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है, उसके द्वारा ये सेवाएं प्रदान की जाती है। और ये कंटिन्यूम इनका केयर किया जाता है इस ग्रुप का, और जिसके कारण हमारा लाइफ सही तरीके से संचालित होता है, जिसको 5x5 मैट्रिक्स के नाम से भी पुकारा जाता है। क्यों पुकारा जाता है? क्योंकि ये 5 जो ग्रुप हैं जिनको विशेष रूप से हेल्थ केयर इस स्कीम के तहत प्रोवाइड किया जाता है, जिसमें पहला ग्रुप है रिप्रोडक्टिव हेल्थ केयर, मैटरनल हेल्थ, न्यूबॉर्न हेल्थ, चाइल्ड हेल्थ एंड एडल्सेंट हेल्थ। इस 5 को विशेष रूप से ध्यान दिया जाता है, इसलिए 5x5 मैट्रिक्स स्कीम के नाम से भी पुकारा जाता है। तो आइए हम देखें ये साइकिल क्या है, जिसमें न्यूबॉर्न चाइल्ड, फिर हम न्यूबॉर्न, फिर चाइल्ड, फिर एडल्सेंट की बात करते हैं, एडल्सेंट के बाद आ जाता है रिप्रोडक्टिव, और फिर मैटरनल। और इस तरह से ये एक साइकिल चलता है। और इस साइकिल की अगर हम एडल्सेंट का ख्याल नहीं रखेंगे तो ये साइकिल सही तरीके से संचालित नहीं होगा, क्योंकि एडल्सेंट केयर जरूरी है। इसके केयर करने से रिप्रोडक्टिव वर्क सही रहता है, मैटरनल वर्क सही रहता है, और उससे न्यूबॉर्न जो चाइल्ड है वो सही तरीके से ग्रोथ करता है। तो इस कंप्लीट साइकिल का ख्याल रखना, हेल्थ केयर करना इस स्कीम का मुख्य उद्देश्य है। और इस स्कीम के तहत यदि हम देखें तो जो कवरेज ऑफ की इन्वेंशन अक्रॉस लाइफ स्टेज देखिए, स्टेजेस देखिए, तो वो इन ग्रुप के साथ है। ये देखिए यहाँ पर दिया है, एडल्सेंट है, प्री प्रेग्नेंट है, प्रेगनेंसी है, डिलीवरी है, पोस्ट नेटल है, न्यूनेटल है, और इन्फेंट या न्यू बॉर्न जिसको हम कह सकते हैं। तो इस तरह से उनके लिए कौन कौन से ऐसे केयर है उसको ध्यान में रखा गया, और उस पर किस तरह से लोगों के ने ध्यान दिया उसको यहाँ पर इस डायग्राम के माध्यम से प्रस्तुत किया गया है। तो इस तरह से यदि हम देखें तो जो ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत जो RMNC+A प्रोग्राम है, यह मातृत्व बाल स्वास्थ्य को उत्तम करने हेतु सार्वभौमिक विस्तारित बृहद रणनीति के अंतर्गत सेवाएं प्रदान करने वाला स्कीम है। और कुल मिला के यदि हम देखें तो मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ केयर को इम्प्रूव करना इसका मुख्य उद्देश्य है। तो ये है रेफरेंसेस जिससे आप
यूज करके आप नोट्स बना सकते हैं, और उम्मीद है कि ये आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।